हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है शायद और आपका स्वागत करता हूँ क्रैक द कोड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हमने स्टार्ट कर चुके हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़, जहाँ हम धीरे धीरे अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सी क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हमने क्लियर किए थे सारे। जिन्होंने नई वीडियो देखा है वो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि सी की हिस्ट्री क्या है, सी को क्यों बनाया गया, सी कहाँ से डिराइव हुई, सी में लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, सी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती हैं। और ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4। तो आज हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, स्कैनफ और कमेंट्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं गलती से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक और मतलब ट्यूटोरियल 3 नाम की एक फ़ाइल बना लेता हूँ और मैं इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से उठा लेता हूँ। इतनी चीटिंग चलती है भाई, है पर आप चीटिंग मत करिएगा, ठीक है। मैं चीटिंग कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी एक लर्नर हो। वैसे मैं भी एक लर्नर ही हूँ, सभी एक लर्नर होते हैं यार। हर किसी को हर चीज़ परफेक्टली नहीं आती है। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं से एकदम जो इसका स्टाइल होता है उस तरह मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, अभी मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम लाइन बाय लाइन उस टॉपिक को कवर कर सकें। हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में, ठीक है। कमेंट्स मैं कभी भी बता सकता हूँ यार, बीच में कहीं भी, ठीक है। तो उसके लिए दिमाग को खोल के रखना, मतलब कमेंट ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बीच में कहीं भी आ जाएगा वो। पिछली वीडियो में आपने देखा वो कमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूँ, ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये होते हैं कमेंट्स, बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ओ सॉरी, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, वेरिएबल्स होते हैं आपके कंटेनर्स। जैसे घर में आप, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में आप देखते हो आपकी चावल का डब्बा और चीनी का डब्बा, ठीक है, और आटे का डब्बा, ये तीनों अलग अलग डिब्बे होते हैं। और इसी तरह घर में आपने बहुत सारे डिब्बे होंगे जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए आपने स्पेसिफाई कर दिए हैं। सेम उसी तरह आपके घर में जो डब्बा जो होता है, सेम उसी तरह जो डिब्बे होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। कि वो कुछ स्टोर कराते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टोर कराना चाहूँ एक वेरिएबल, जैसे मान ली 3 की वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, इंट ए इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ ए जो है वो हमारा डब्बा होगा, यानी वेरिएबल है जो कि 3 की वैल्यू स्टोर करा रहा है। अब आप कहोगे भैया आपने डब्बा के बारे में बताया पर ये इंट के बारे में तो आपने बताया नहीं। तो सब्र करो भाई, रुको जरा, सब्र करो, बता रहा हूँ। आप देख रहे हो चावल का डब्बा, चीनी का डब्बा, आटे का डब्बा। अब है तो तीनों डब्बे, पर ये जो एक वर्ड है चावल, चीनी, आटे, आटा कर देता हूँ भाई, आटा, ठीक है, ये अलग अलग है। देख रहे हो, चावल का डब्बा, चीनी का डब्बा, आटे का डब्बा। अब आप चावल में चीनी मिला के खीर नहीं बना दोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मम्मी बहुत मारेंगी कि आपने ये क्या कर दिया, मम्मी का काम बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसी हरकत मत करना। इसी तरह यहाँ पे भी होते हैं डब्बे। डब्बे तो है, ए है डिब्बा, मैं जैसे दूसरा डिब्बा बनाऊँ, इंट नहीं, मैं फ्लोट बना देता हूँ, फ्लोट बी इज इक्वल टू 4, ठीक। ये एक डब्बा हो गया, बी तो एक डब्बा हो गया, पर इसमें क्या स्टोर है, फ्लोटिंग वैल्यूज़, यानी फ्लोटिंग वैल्यूज़ है तो इसको पॉइंट में लिख देता हूँ 4.000, ठीक है। उसी तरह एक होता है कैर सी इज इक्वल टू ए, ठीक। आप देख सकते हो ए एक डिब्बा है, बी एक डिब्बा है, सी एक डिब्बा है, लेकिन इन तीनों के अंदर आप देख सकते हो कि इसमें इंटीजर वैल्यू है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल नंबर वैल्यूज़ हैं, और इसमें आपका एक कैरेक्टर है
ध्यान रखना कैरेक्टर आप जब भी लिखते हो तो वो एक सिंगल कोटेड के अंदर होना चाहिए, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए। ये तो आपके डिब्बे हो गए ABC, और इंट जो हो गया, फ्लोट जो हो गया, कैर जो हो गया, ये होते हैं आपके डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स को कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड आपस में मिले हुए हैं, जैसे करण और अर्जुन, नहीं सर्किट और मुन्ना भाई। उसी तरह है जैसे वेरिएबल्स के बिना आप डेटा टाइप्स नहीं बना सकते हो, डेटा मतलब डेटा टाइप्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, डेटा टाइप्स के बिना आप वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप लिखोगे A=3 तो कंपाइलर आपको कहेगा कि भाई A क्या है, यहाँ आपको नहीं दिखा रहा है, मे बी आपको नहीं दिखा है A=3 क्योंकि हो चुका है। मैं इसे और कुछ कर देता हूँ, बी भी हो चुका है, कैपिटल A=3 कर देता हूँ। देखिए ये देखिए लिखा ना कि आइडेंटिफायर A इज़ अनडिफाइंड, यानी उसे नहीं पता है भाई कि A क्या है। और इसी के पहले मैं लगा देता हूँ एक इंट, तो देखिए ये नीचे से हट गया, मतलब अब इसको पता चल गया कि हाँ A एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर 4 की वैल्यू स्टोर है, समझे। अब मैं इसे प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि आखिर एक्चुअल में क्या आउटपुट आता है। तो हम करते हैं प्रिंट एफ और %d और A। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब एक ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक होती है और मैं इसमें बहुत मिस्टेक करता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे इंट का ही काम पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करता, और आपको भी नहीं पड़ेगा। पर ये चीज़ मतलब पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फ्लोट और कैरेक्टर बस ऐसे काम के नहीं है, वैसे हैं, लेकिन है, मतलब मैं जैसे प्रोग्रामिंग करता हूँ, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग, भाई एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा फ्लोट का पड़ता है, कैरेक्टर काम नहीं पड़ता है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे इन तीनों वेरिएबल्स के टाइप अलग अलग हैं, डेटा टाइप। ये जो आप %d देख रहे हो, ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये बताते हैं कि हाँ ये कौन से टाइप का वेरिएबल है जो आप प्रिंट कराने जा रहे हो। ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये बताता है कि ये कौन सा वेरिएबल स्टोर है, ये बताता है आपका कि आप कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराने जा रहे हो। तो अभी आप देख सकते हो जब इनके डेटा टाइप्स अलग अलग हैं तो इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी अलग अलग होंगे, ये आप ध्यान रखना। तो इंट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। मुझे अब ये नहीं पता कि इंट का इन्होंने %d क्यों रखा है, पर जो फ्लोट का जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होता है %f, ठीक है, और कैरेक्टर का होता है %c। अब अगर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे टर्मिनल GCC tutorial 3.c, ठीक है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर देता हूँ सबको, ताकि जो गड़बड़ है वो पहले पकड़ में आए, एक है क्या गड़बड़ तो नहीं लग रही है मुझे। हाँ देखिए गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। हेलो वर्ल्ड, सबसे हमारे पहले लाइन ये प्रिंट हो गई। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हमारे प्रिंटिंग होती है, मतलब कि कैसे हमारा चलता है, मैंने बताया था। अभी मैं बता देता हूँ कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है, मतलब पहले ये लाइन कंपाइल होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, अब लास्ट में ये सारी लाइन बाय लाइन कंपाइल हो जाएगी। ये क्या हो गया था, खैर। तो अभी आप देख सकते हैं इसके जो %d जो कि इंटीरियर है ये आ गया 3, ये फ्लोट है जो आ गया 4.00000000। अब कहोगे आप भाई इतने सारे ज़ीरो क्यों, तो ये कंपाइलर अपने ही पास से एक प्रिसीजन वैल्यू देता है जिसमें के अंदर आई थिंक 6 होते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ ये एक मतलब प्रिसीजन वैल्यू देता है। अगर आप यहाँ इसको 4 2 3 2 4 5 कर दो और फिर से इसे कंपाइल करो तो ये देखो 2 4 5 फिर उसके बाद 0 0 0, मतलब कि प्रिसाइज वैल्यू के तौर पे ये ऐसे आउटपुट देता है। और देखो तीसरा है हमारा कैरेक्टर जो कि प्रिंट सी जो है वो है 1। तो यहाँ तक आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं एक कंटेनर, ठीक है, जिसको आप डब्बा कह सकते हैं, और डेटा टाइप्स होते हैं कि वो डब्बा कौन सा है, वो ये बताता है डेटा टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि क्या हम कैसे भी अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो जी नहीं।
वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी जो वेरिएबल है वो एक मतलब वेरिएबल नहीं माने जाएंगे। जैसे अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपके पास आधार कार्ड, यहाँ के जाति, निवास, आय सब होना चाहिए, तभी आप एक इंडियन सिटीज़न माने जाओगे। उसी तरह इसमें भी कुछ रूल्स हैं जो कि सी कंपनियाँ एक्सेप्ट करता है उसको वेरिएबल बनाने के लिए। वो रूल्स क्या क्या हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है, रूल 1, ये है कि जो वेरिएबल होगा वो हमेशा कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर होता है आपका ए, कैपिटल ए, बी, मतलब आप समझ गए होंगे कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा, या आप तो कैरेक्टर या फिर वर्ड, कोई भी वर्ड। पर हाँ, वो वर्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद फिक्स की रहती है कि इन वर्ड्स के अलावा आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, पर ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसमें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर इंट प्रिंटफ नाम का एक वेरिएबल बनाओगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटफ आपका ऑलरेडी, ये देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व है। ये देखिए ये क्या दे रहा है कि एक्सप्रेशन प्रेसिंग पैरेंथेसिस और अपरेंट कॉल मस्ट हैव पॉइंटर टू फंक्शन टाइप। मतलब ये कह रहा है कि भाई प्रिंटफ ऐसे कॉल होता है, ऐसे कॉल नहीं होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा है प्रिंटफ क्या है, लेकिन हाँ अगर आप प्रिंटफ यहाँ 1 कर दो तो ये हो जाएगा। मतलब क्या है कि आप जो प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो कीवर्ड्स हैं, इसकी फिक्स वर्ड्स हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले रूल मैं यही बना देता हूँ, छोड़ो इसको बना देता हूँ रूल 1 और इसको बनाऊंगा रूल 2। ओके, तो रूल 1 क्या कहता है भाई? रूल 1 कहता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स जो कि होते हैं रिजर्व वर्ड्स, यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रूल कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के की जो कि रिजर्व वर्ड होते हैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप वेरिएबल जो बनाओगे वो हमेशा या तो कैरेक्टर कोई होगा या कोई वर्ड होगा, आप नंबर नहीं ले सकते हो। तो हमारा रूल 3 यही हो गया कि आप किसी नंबर से अपने वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग नहीं कर सकते हो। अब इसको मैं वो एक्सप्लेन कर लूँ। जैसे कि आपने बना लिया इंट 1 = 5, ये गलत होगा। देखिए 1 आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 = 5 होगा तो गलत हो जाएगा भाई। क्या 1 5 हो सकता है? आप खुद ही सोचो, क्या कोई नंबर कोई दूसरा नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि अगर आप ऐसे num1 लिख दोगे तब ये एक्सेप्टेबल होगा। क्यों एक्सेप्टेबल होगा? जैसे क्योंकि आपने सेकंड रूल पढ़े, मैंने लिखा है ना, कैरेक्टर या फिर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, और वर्ड के आप आगे सिर्फ आगे, पीछे नहीं, आगे आप कोई भी नंबर लगा सकते हो। तो इसीलिए आप सिर्फ नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ इसको 1 तब भी ये गलत हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये रेड से दिखा रहा है। एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट एंड ऑफ कैरेक्टर आप नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड रूल हो गया। अब मैं फोर्थ रूल बार बता दूँ। फोर्थ रूल आपको ये कहता है, कि आप जो सिम्बल्स यूज़ करते हो, आप सिम्बल्स यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर क्या होता है? वो कुछ इस तरीके का होता है। आप अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इंट
अंडरस्कोर बी इज़ इक्वल टू 5, ये एक्सेप्टेबल है। आप ऐसे अंडरस्कोर लगा के आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप आगे अंडरस्कोर लगाओ चाहे आप पीछे अंडरस्कोर लगाओ। जैसे इंट बी इज़ इक्वल टू बी अंडरस्कोर इज़ इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हो ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इसको रन करा के दिखाऊँ, अगर पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसे अगर रन कराऊँ प्रिंट एफ के %d, एक है हमारा अंडरस्कोर बी और दूसरा है हमारा बी अंडरस्कोर, ये दोनों ही अलग अलग हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रन करा के। GCC प्यो अरे सॉरी अरे रुकिए, मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा सही से समझ में आए। मैंने एक में खिचड़ी बना दे रहा है। 5 4 3 ठीक है। ये देखिए 5 अलग है 4 अलग, दोनों प्रिंट हो गया क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे अगर आप अंडरस्कोर पहले लगा देते हो या बाद में लगा देते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे रूल्स, और ये रूल्स जो है आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करते समय यही रूल्स फॉलो होते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे जावा ले लीजिए चाहे पाइथन ले लीजिए, आपको यही रूल्स फॉलो करने होंगे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो अभी तक हमने कवर कर लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि एक कंटेनर होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जैसे कि जो कंटेनर होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, वो बताते हैं कि वो किस टाइप का डिब्बा है। अब हम बात करते हैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए मैं नीचे बना देता हूँ। पहले मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई भी ऐसा वेरिएबल मैं ना यूज़ करूँ जो कि हमारे प्रोग्राम को फिर वो दे, ठीक। मैंने सबको कमेंट कर दिया है। हाँ, इसी बहाने मैं आपको कमेंट्स बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मैं कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। पर अगर मैं इन्हें रन कराऊँ, मतलब अगर इसमें कंपाइल करा के रन कराऊँ, तो आप देखिएगा इसमें से सिर्फ यही प्रिंट हुआ क्योंकि ये कमेंट नहीं है। मैंने इसे कमेंट नहीं किया है, सिर्फ इसीलिए ये शो हो रहा है। बाकी आप देख सकते हो मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं पर कुछ भी प्रिंट यहाँ नहीं हुआ है। अब ये कमेंट जो है वो यूज़ क्यों होता है? कमेंट्स इसलिए यूज़ होता है भाई क्योंकि अभी आप देख रहे हो मैंने जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ उसी में, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि रूल्स क्या क्या होते हैं। पिछले वाले प्रोग्राम में, मतलब पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं आप देखेंगे कि मैंने वहाँ बताया है कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो प्रोग्रामर जो हैं वो इस कमेंट्स का यूज़ करते हैं दूसरे प्रोग्रामर्स को बताने के लिए कि भाई देखो ये जो चीज़ है ये इसलिए काम होती है, या जो ये जो चीज़ है इसलिए मैंने ये लिखी है। तो मतलब कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि जो दूसरा जो यूज़र है जो कोड पढ़ रहा है उसे समझ आए कि हाँ भाई इस लाइन का क्या काम है या इस लाइन का क्या काम है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स में बनाए जाते हैं, मतलब कि टुकड़े टुकड़े में बनाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम भी अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में बांट करके फिर से उसे एक जगह जोड़ सकते हैं। तो उसी तरह बनाए जाते हैं तो ताकि दूसरे प्रोग्रामर समझ पाते हैं फिर उसी के जरिए, कमेंट्स के जरिए, कि मतलब कि इंसान क्या कहना चाहता है। अब कमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो अभी आपने देख रहा है, ये आप देख रहे हैं मैंने अलग अलग लाइन को कमेंट किया है। मैं चाहूँ तो इसे ही सिर्फ अनकमेंट कमेंट चुन सकता हूँ, पर मैं अगर एक साथ चाहूँ ये तीनों लाइन कमेंट हो जाए तो ऐसे मुझे सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसे सेलेक्ट करना पड़ा। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही बार में ये सारी लाइन्स कमेंट हो जाए, अनकमेंट हो जाए, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट होता है कि एक बार में आप एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट कमेंट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। देखो, दिस इज़ आवर मल्टी लाइन कमेंट। देख सकते हो मैंने सिर्फ ये एक स्लैश और एक एस्टरिक यहाँ यूज़ किया है, एक यहाँ यूज़ किया है। बाकी इसके बीच में आप जो भी लिखोगे
चाहे वो एक लाइन में आए चाहे 10 लाइन में आए, वो आपको मल्टी लाइन कमेंट दे देगा। पर अगर आप सिर्फ ये डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो, ये ऐसे तब सिर्फ आप एक ही लाइन लिख सकते हो, जैसे सिंगल। अगर मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे ये कमेंट हट गया, यहाँ कमेंट हट गया, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई लंबी चीज़ मतलब एक्सप्लेन करना है तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक छोटी सी लाइन यूज़ बतानी है कि भाई देखो ये इसका ये काम है, तो आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हो, बाकी कमेंट्स का और कोई काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं बीच में कभी भी इसको बता दूंगा, तो मैंने लो बता दिया। अब हम बात करते हैं स्कैनफ की, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ प्रिंट कराना सीख गया, ठीक है, प्रिंट कराना आपने सीख लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कराना आपने सीख लिया, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर से सीख लिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्कैनफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्कैनफ क्या काम करता है? स्कैनफ एक फंक्शन है, स्कैनफ एक फंक्शन है जो कि आपकी स्टैंडर्ड एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में, मतलब लाइब्रेरी में सिंपली होता है, लाइब्रेरी में होता है। जैसे ये प्रिंटफ आप देख सकते हो, ये प्रिंटफ है, वैसे ही ये स्कैनफ है। तो जैसे प्रिंटफ होता है इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में, वैसे ही स्कैनफ भी होता है। अब स्कैनफ का काम क्या है? प्रिंटफ का काम होता है कि वैल्यू को दिखाना, मतलब उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग पास करा दो, इंटीजर पास करा दो, वो आपको आउटपुट दिखाएगा। स्कैनफ का काम होता है इनपुट लेना, समझ रहे हो आप? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो कीबोर्ड का काम है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड का काम है मुझसे इनपुट लेना, यूज़र से इनपुट लेना, बाहर की दुनिया से इनपुट लेना। और ये है, यहाँ आप देख रहे हो स्क्रीन जो है, ये है मॉनिटर या फिर आपका लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। तो उसका क्या काम है, मॉनिटर या लैपटॉप की स्क्रीन का, कि वो आउटपुट दिखाता है। सिंपली आप समझ सकते हो ऐसे कि कीबोर्ड जो है वो हमारा स्कैनफ हो गया, जो कि हमसे इनपुट लेगा, और जो मॉनिटर होगा या लैपटॉप की स्क्रीन होगी वो आपका हो गया प्रिंटफ, जो कि आपको आउटपुट दिखाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाता हूँ, छोटा सा, फिर उसके बाद वीडियो को रैप अप करेंगे, जिसको कि ज़्यादा कुछ है नहीं प्रिंटफ स्कैनफ में, और बाकी मेन चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो मैं प्रिंटफ, जैसे मैं कह दूँ कि मुझे प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम स्पेसिफाई कर देता हूँ कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक मतलब 2 इंटीजर बनाने होंगे, 2 वेरिएबल बनाने होंगे जो कि वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इंट ए बना लो भाई, इंट बी बना लो। अब देखो ऊपर आपने देखा कि मैंने ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कहाँ गया, ए इज इक्वल टू 3 लिखा, बी इज इक्वल टू 4 लिखा, ठीक है। पर आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे इंट ए कॉमा बी ऐसे कैसे? तो इंट ए कॉमा बी एक शॉर्टकट तरीका है, इसका लॉन्ग कट या तो आप ऐसे लिख सकते हो इंट ए और इंट बी, आप ऐसे लिख सकते हो, पर भाई इससे लाइन बढ़ेगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, शर्त यह है कि आपके वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक इंट है एक फ्लोट है और आप इसको एक ही लाइन में लिख दोगे, नहीं, तब ये गलत हो जाएगा। अगर आपको फ्लोट बनाना है तो आप फ्लोट को अलग लाइन में बनाना पड़ेगा, फ्लोट ए मतलब ई कॉमा एफ ऐसे करके बनाना पड़ेगा। अगर आप रखना चाहते हो दोनों वेरिएबल्स को, या अगर आप एक फ्लोट और एक इंट रखना चाहते हो, तो भाई आपको अलग अलग लाइन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, एक लाइन पे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ए कॉमा बी ये हो गया। अब देखो ऊपर मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ डायरेक्टली वेरिएबल को वैल्यू दे दी थी, वैल्यू स्टोर कराई थी। पर यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़र से वैल्यू स्टोर करानी है। अरे तभी तो हम स्कैनफ का यूज़ कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें यहाँ मतलब कि यूज़र से वैल्यू स्टोर करानी है, इसीलिए हम यहाँ इससे अपने पास से कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम यूज़ करते हैं स्कैनफ का। स्कैनफ का सिंपली यही यूज़ है कि हम यूज़र से ही इनपुट लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ये तरीका है कि आप यहाँ पे पहले इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दो %d, जो कि इंटीजर का होता है। उसके बाद आपको यहाँ %a लगाना होगा। अब आप कहोगे ये %a क्यों? ये % बताता है कि आपको किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है। %% का मतलब होता है कि वेयर यू वांट टू स्टोर योर वैल्यूज़। यहाँ हमें करानी है ए में, ठीक है भाई, ए में हो गई। उसके बाद हम कराएंगे इंट नहीं स्कैनफ,
हो गए %d एंड %b। ठीक, ये हमने यहाँ पे अपनी क्या गड़बड़ है, अच्छा हाँ, ये हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ये देखिए यहाँ हमने डाल दिया int a और int b, मतलब ये दोनों हमने डाल दिया। अब हमें क्या कराना है, एक और इंटीजर बनाना है हमें। आप इन दोनों की वैल्यू तो हमने स्टोर करा दी, पर जो इन दोनों के सम करने पे वैल्यू आएगी वो भी तो हमें स्टोर करना ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो हम करेंगे int sum इज इक्वल टू a प्लस b। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बल्कि दूसरा तरीका ये है कि आप printf या %d दे दो, %d द सम इज, ऐसे करके आप %d \n और यहाँ पे लिख दो आप a प्लस b। आप चाहे तो ऐसे पहले एक और वेरिएबल में स्टोर करा के वैल्यू आप कर सकते हो, द सम इज %d सम वन नहीं है, सम है। ये देखिए ये दोनों तरीके सेम है। कौन से तरीके, ये तरीका और ये तरीका, ये दोनों सेम है। ऐसा क्यों, देखिए आप यहाँ कर रहे हो, पहले वेरिएबल 2 बना रहे हो, उसके बाद आप एक इंट में, मतलब एक में a इनपुट डाल रहे हो, एक में b इनपुट डाल रहे हो। उसके बाद आप क्या करो, इन दोनों की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, फिर उसको प्रिंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ा लंबा लगेगा, भाई हाँ पहले ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है। पर एक और तरीका है शॉर्टकट मेथड, जिसको आप कह सकते हैं कि printf आप बता दो द सम इज़, आप फिर a प्लस b को प्रिंट करा दो। देखते हैं दोनों का आउटपुट क्या आता है, अलग अलग आता है कि सेम आता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट में आप बताइए, तब तक मैं इसको रन करा देता हूँ। हेलो वर्ल्ड, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा क्यों भाई? ओह सॉरी, हाँ सॉरी, मुझे इनपुट देना पड़ेगा ना, 4 और 9। द सम इज़ 13, द सम इज़ 13। मैं इसको फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग अलग दिखाई दे। 4 और 6 डाल देते हैं, देखिए 10। दोनों की आउटपुट में कोई भी फ़र्क नहीं आया है। मैं इसको थोड़ा और अच्छा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मैं लिख देता हूँ printf इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1। ठीक, और इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, कॉपी सेमीकोलन, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब ये थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि यहाँ कुछ नहीं आ रहा था, हमें खुद ही समझना पड़ा कि भाई हाँ 4 डालना है, 6 डालना है, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाया, हमें पता है भाई कि हाँ यहाँ डालना है, पर मतलब वैल्यू डालना है। ठीक है, तो मैं ऐसे प्रिंट कराता हूँ, फिर से कंपाइल करके रन कराता हूँ। तो देखिए अभी आउटपुट है इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1। नंबर 1 आप क्या देना चाहोगे, 5। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2। नंबर 2 आप क्या दे रहे हो, मान लो मैं 9 दे देता हूँ। तो देखो द सम इज़ 14, द सम इज़ 14, यानी कि एक पहले तो इसने ये वाला इस तरीके से प्रिंट कराया और इस तरीके से प्रिंट आया। मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप सिर्फ यही वाला प्रिंट होगा, ऊपर वाला प्रिंट नहीं होगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि स्कैनफ कैसे यूज़ होता है और ऊपर की सारी डिटेल्स आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, मोटिवेशन मिलता है इससे वीडियो बनाने का। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ हम कुछ और नए ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे, मतलब नए क्या, और आगे हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलता हूँ तब से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।